तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि रहने वाला है किसके बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। इससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना, और उसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है न्यूक्लिक अम्ल, या अपने कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या है न्यूक्लिक एसिड? क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड? उदाहरण न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण में और जेनेटिक कोड्स जो होते हैं या अनुवांशिक कूट जो होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल होते कितने हैं? पहली बात ये बात ध्यान रखना कि न्यूक्लिक अम्ल जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक पहला आता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, दूसरा आता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक। तो डीएनए तो हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब अगर अपनी बात करें डीएनए की, तो मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। अब ये तो इसके मेन जगह है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और केंद्रक जो होता है वो सेंट्रोइड बोल सकते हैं इसको। और डीएनए जो होता है केंद्रक के अलावा थोड़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। इसी तरह आरएनए जो होता है वो भी कोशिका द्रव्य में तो मेनली होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में केंद्रक में भी पाया जाता है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपने आगे न्यूक्लिक अम्ल की। तो देखो भाई, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का जब जल अपघटन करवाया जाता है, क्या करवाते हैं? जल अपघटन करवाते हैं, तो अपने को मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड, या ये कह सकते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जब जल अपघटन करवाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो अपने को मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो बनते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और इसके साथ इसमें जो बनता है वो बनता है फास्फोरिक अम्ल H3PO4। और इसके बाद में देखें तो जो न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड का जब जल अपघटन कराएंगे तो बनेगा शर्करा और क्षार, यानी शुगर और ऑर्गेनिक बेस। क्या बनेंगे? शुगर और ऑर्गेनिक बेस। तो ये जो है होते हैं, इसका मतलब अपने क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो तीन चीजों से मिलकर बने। कौन कौन से? देखो, एक तो फास्फोरिक अम्ल, एक शर्करा और एक क्षार। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सी है वो तीन चीजें? जैसे पहला आता है शर्करा यानी शुगर, सेकंड आता है कार्बनिक क्षार यानी ऑर्गेनिक बेस, और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो इन तीनों से मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। एक बात इसमें और यहाँ पर आप ध्यान देना कि न्यूक्लिक अम्ल की एकलक इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। एकलक इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि न्यूक्लियोटाइड किसकी एकलक इकाई है? न्यूक्लिक अम्ल की। या ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की एकलक इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं अपने इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करें अगर शर्करा की, कौन कौन सी शर्करा होती है? तो शर्करा बेसिकली दो होती है इसके अंदर। एक तो होती है राइबोज शर्करा, और राइबोज शर्करा किसके अंदर पाई जाती है? आरएनए में। दूसरी आती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा ये किसके अंदर पाई जाती है? डीएनए में। तो न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार की शर्करा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर। फिर इसके अंदर आता है अपने कार्बनिक क्षार। क्या आते हैं? कार्बनिक क्षार। देखो क्या होते हैं कार्बनिक क्षार? इसके अंदर आते हैं कार्बनिक क्षार। कार्बनिक क्षार की ध्यान रखना, दो कैटेगरी हैं। दो क्या हैं? कैटेगरी या दो वर्ग हैं। तो पहला आता है प्यूरीन और
दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है पिरिमिडीन। दो वर्ग हैं कार्बनिक क्षार के, एक प्यूरीन दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरीन को आप याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक AG से, और इसको आप याद रख सकते हो TCU वर्ड से, ठीक है। अब प्यूरीन के अंदर दो कौन कौन से देखना, एक तो एडेनिन और दूसरा इसके अंदर आता है गुवानिन। दो कार्बनिक क्षार होते हैं। पिरिमिडीन के अंदर तीन होते हैं, देखो कौन कौन से। एक तो आता है थायमिन, ये हो गया साइटोसिन, और तीसरा हो गया यूरेसिल। तीसरा क्या हो गया, यूरेसिल। ये तीन हो गए, एडेनिन A से, गुआनिन G से, थायमिन T से, साइटोसिन C से और यूरेसिल U से। ध्यान रखना साइटोसिन और यूरेसिल है ये होते हैं RNA में, इसके अंदर पाए जाते हैं RNA में। वहीं बात करें अगर अपने जो थायमिन और साइटोसिन है ये किस में पाए जाते हैं, DNA में। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कई बार कि कौन सा पिरिमिडीन क्षार DNA में नहीं पाया जाता तो DNA में यूरेसिल नहीं होता। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि RNA में कौन सा पिरिमिडीन क्षार नहीं पाया जाता तो थायमिन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कार्बनिक क्षार ऐसा है जो DNA और RNA दोनों में होता है तो कौन सा आएगा, साइटोसिन। और ध्यान रखना एडेनिन और गुआनिन जो है ये दोनों के दोनों ही पाए जाते हैं, DNA में भी दोनों पाए जाते हैं और RNA के अंदर भी दोनों पाए जाते हैं। तो ये बात होगी कार्बनिक क्षार की। और तीसरा अपने इसमें बात कर ही ली, तीसरा क्या है इसके अंदर जो पाया जाता है वो आता है फास्फोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। और फास्फोरिक अम्ल का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, H3PO4। तो ये हो गया इसके अंदर सूत्र, तो ये हो गया फास्फोरिक अम्ल। अब इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। अब ये हो गए सारे इसके वर्ग। तो यहाँ से परिभाषाएं आती है कुछ एक। तो पहली परिभाषा आती है न्यूक्लियोसाइड। क्या आती है, न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, ये होता है शर्करा प्लस कार्बनिक क्षार। शर्करा प्लस कार्बनिक क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का। और एक उदाहरण की बात करें अगर इसके न्यूक्लियोसाइड की, तो वो आता है एडेनोसिन। क्या आता है, एडेनोसिन, जो किससे बना है, एडेनिन और साइटोसिन से। किससे मिलकर बना है, एडेनिन प्लस साइटोसिन से, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट इसके अंदर आता है न्यूक्लियोटाइड। क्या आता है, ध्यान रखना न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड देखो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल से। जिससे बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। अब एक बात देखो, न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है, शर्करा और कार्बनिक क्षार से। तो इसी चीज को अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, शर्करा, कार्बनिक क्षार, और साथ में अपने कह सकते हैं कि किससे बना है, फास्फोरिक अम्ल से। तो ये भी कहा जा सकता है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपने, इसका कलर हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं अपने कि किससे बना है, शर्करा प्लस कार्बनिक क्षार प्लस फास्फोरिक अम्ल से क्या बनते होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। या कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनते हैं। और एक बात इसमें आप ध्यान देना बच्चों कि न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ये क्या होती हैं, एकलक इकाई होती है। क्या होती है, एकलक इकाई। और किसकी होती है एकलक इकाई, ये न्यूक्लिक अम्ल की। एकलक इकाई होती है न्यूक्लिक अम्ल की, ये एकलक इकाई होती है। और उसके बाद में अगर इसमें बात करें तो इसमें एक जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं इनको 3 बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, 3 बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। और उसके अलावा अगर इसमें बात करें तो जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली, उसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसके अंदर आता है एडेनोसिन मोनोफास्फेट। एडेनोसिन मोनोफास्फेट का एग्जाम्पल आता है, ध्यान रखना, एडेनोसिन मोनोफास्फेट। और इसको डिनोट करते हैं किससे, AMP से। भी बताया ना मैंने, 3 बड़े या 3 कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो ये हो गया एडेनोसिन मोनोफास्फेट।
अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपने बात तो कर ली कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो एकलक इकाई है। न्यूक्लिक अम्ल की एकलक इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में है क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का। यानी न्यूक्लिक अम्ल क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का। मतलब 10 से ज्यादा, नॉर्मली पॉलीन्यूक्लियोटाइड उसको कहेंगे जिसमें 10 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, और जिसमें 10 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं उसको अपना न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बंध कौन सा होता है? दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य बंध, दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य बंध कौन सा पाया जाता है? ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, फास्फोडाइएस्टर बंध। क्या नेम होता है? फास्फोडाइएस्टर बंध। द बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश में, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ध्यान रखना, बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, वो आता है कि न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना क्या होती है? न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना क्या होती है? ध्यान रखना, न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना किसको कहते हैं? कि शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस इसके अंदर हो गया कार्बनिक क्षार। कार्बनिक क्षार जिस क्रम में जुड़े होते हैं, जिस क्रम में जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना कि न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना किसको कहते हैं? कि शर्करा, कार्बनिक क्षार और फास्फोरिक अम्ल जिस क्रम में जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका भी आपका ध्यान रखना। तो इसी के साथ अपने कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या हो गया, अपने कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में अंतर है, और एक और बात इसमें ध्यान रखना कि डीएनए और आरएनए जो अपने की थी, कि डीएनए की जो संरचना होती है, डीएनए जो होता है ये द्विकुंडलित यानी डबल हेलिकल संरचना बनाता है। द्विकुंडलित संरचना होती है इसकी, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और इसमें जो संरचना होती है वो एकल कुंडली होती है, या ये कह सकते हैं कि एक सूत्री कुंडली संरचना होती है, या एक कुंडली संरचना यानी सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब ये कुछ इस तरह से है कि डीएनए तो देखो इस तरह से बनेगा, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा, जैसे कि ये चल रहा है ऐसे, इस तरह से। ये तो हो गया एक तरह से आरएनए। अच्छा, डीएनए कैसे बनेगा इसको इधर बना लेते हैं। ये तो हो गया आरएनए एक इस तरह से। डीएनए कैसे बनेगा? देखो ये हो गया इस तरह से, और फिर आएगी इस तरह से। ये किसकी संरचना होगी? आरएनए की। तो बच्चों इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का जो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।